नमस्कार आप सभी का। मैं पूजा मैम प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका एग्ज़ाम आगे आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपके लिए हिंदी व्याकरण खंड से एक छोटा सा टॉपिक संज्ञा का लेके आई हूँ, जिसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए संज्ञा को पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम शब्द रचना के ऊपर बात करें। तो यदि हम शब्द रचना की बात करें तो शब्द रचना होता क्या है? संज्ञा आपकी शब्द रचना की इकाई है। संज्ञा को पढ़ने से पहले हम चलते हैं शब्द की तरफ कि शब्द होता क्या है। देखिए, शब्द क्या है? आपको वर्णों की सार्थक एवं स्वतंत्र इकाई को आप क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पर 2 वर्णों का मेल किया और वो 2 वर्ण थे मेरे ज और ल। ज और ल मेरे क्या है? वर्ण है। अगर मैं इन दोनों वर्णों का मेल करूं तो मेरा एक शब्द निकल के आता है और वो शब्द मेरा क्या है? जल। ठीक है, आप सभी जानते हैं जल का एक निश्चित अर्थ है। जल का क्या अर्थ है? पानी। तो ये अब जो 2 वर्णों का मेल हुआ ज और ला, ये अब मेरा क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, म र ज प, मैंने यहाँ पे कुछ वर्णों का मेल किया और वो वर्ण थे म र ज प। यहाँ से मुझे एक शब्द निकल के आया मर जप। क्या ये शब्द कहलाएगा? नहीं। ये वर्णों का तो मेल है, लेकिन क्या है? निरर्थक। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, शब्द और पद में क्या अंतर है? यहाँ पर जब शब्द स्वतंत्र है तो वो कहलाता है शब्द। ठीक है, लेकिन जब यही शब्द एक वाक्य में प्रयोग में लाया जाएगा, जैसे मैं कहूँ मैंने जल ग्रहण किया। ठीक है, अब मैंने इस जल शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है, तो यह अब शब्द ना रह के मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों में अंतर पता चल गया होगा। शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द जब स्वतंत्र रूप में होगा तो वह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। परंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग में लाया जाता है तो वह शब्द ना रहकर क्या रह जाता है? आपका पद। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, 2 या 2 से अधिक वर्णों की एक सार्थक इकाई एक निश्चित अर्थ व्यक्त करती है, वही आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में, व्याकरण खंड में आपका शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 4 तरीकों से किया गया है। अब वो 4 तरीके क्या हैं? पहला है आपका रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना एवं बनावट के आधार पर जो शब्द हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला क्या है? आपका मूल शब्द, या इसी को आप कहते हैं रूढ़ शब्द। दूसरा है आपका यौगिक शब्द और तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है, वहीं अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण हुआ है वो 5 तरीकों से हुआ है। और वो 5 कौन कौन से हैं आपके? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? आपका शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर आपके 3 तरीके के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में किया गया है। वो 5 भाग आपके कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। अब अगर बात करें विकार के आधार पर, तो विकार के आधार पर आपको 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग आपके कौन से हैं? पहला है आपका विकारी शब्द, दूसरा है आपका अविकारी शब्द।
ठीक है। विकारी शब्द की अगर बात करें तो विकारी शब्द होते हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ठीक है, तो विकारी शब्दों की अगर बात करें तो विकारी शब्द आपके 4 भागों में बांटे गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। वहीं अगर अविकारी शब्द की बात करें तो अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, एवं विस्मयादि बोधक। ठीक है, अविकारी शब्दों को आपको 4 भागों में बांटा गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक। ठीक है, वहीं अगर हम चौथे व अंतिम वर्गीकरण की बात करें तो वो है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर फिर आपको 4 भागों में बांटा गया है, और वो 4 भाग आपके कौन कौन से हैं? एक आर्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका, ये है आपका शब्द रचना का चैप्टर। तो इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पे पिक्चर क्लियर है कि पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में विभाजित किया गया है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपके 3 तरीके के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। दूसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में किया गया है, तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज एवं संकर शब्द। तीसरी कैटेगरी जो आती है आपकी विकार के आधार पर, फिर इसे 2 भागों में बांटा गया, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। विकारी शब्द के भेद होते हैं आपके 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। अविकारी शब्द के भी आपके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और 5वां जो होता है वो होता है आपका निपात। ठीक है, फिर अगर बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर भी आपका जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है, और वो 4 भाग आपके क्या है? एक आर्थी शब्द, अनेक आर्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द एवं विलोम शब्द, या जिन्हें आप कह सकते हैं विपरीतार्थी शब्द। तो यहीं से मैंने आज का टॉपिक उठाया है। पहले हम सबसे पहले कवर करेंगे विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर मैं सबसे पहले ले रही हूं विकारी शब्द को, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी संज्ञा। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता रही हूं संज्ञा पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। चलिए, अब जैसे आप लोगों को कुछ नया शब्द देखने को मिलेगा कि ये विकार क्या है। संज्ञा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है, लेकिन ये विकार क्या है। तो चलिए आइए समझते हैं कि विकार क्या है। विकार क्या कहता है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर विकार या परिवर्तन आए। विकार का अपने में ही अर्थ है परिवर्तन लाना। मीन्स ऐसे शब्द जो अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। ठीक है, जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। जो समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं वही व्यक्ति का जीवन क्या होता है? सुखमय होता है। ठीक है, हमें समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन लाना ही चाहिए। चलिए, तो विकार का अर्थ है परिवर्तन। मीन्स ऐसे शब्द जो अपने अंदर क्या लाएंगे? परिवर्तन लाएंगे। अब शब्द अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाते हैं? शब्दों के अंदर परिवर्तन लाने के 4 कारण होते हैं। पहला, लिंग, वचन, काल एवं कारक। ऐसे शब्द जो चारों में से किसी भी एक के कारण अपने अंदर परिवर्तन ले आए, वो शब्द आपके क्या हो जाएंगे? विकारी शब्द। अगर यहां मैं बात करूं विकारी शब्दों की, तो आपके विकारी शब्द हैं लड़का, वह, अच्छा आदि। अब देखिए परिवर्तन कैसे आता है। लड़का, लड़का अगर मैं बात करूं, लड़का एक शब्द है। ठीक है, लड़का एक शब्द है। मैंने आपको बताया अगर वर्णों का मेल स्वतंत्र रूप से होगा तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। यदि मैं इसी शब्द लड़का शब्द का वाक्य में प्रयोग करूंगी तो वो मेरा क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं मैंने एक शब्द लिखा लड़का। ठीक है, तो लड़का के अंदर अगर मैं परिवर्तन लाऊं, किसके आधार पर?
लिंग के आधार पर, तो ये लड़का मेरा क्या बन जाएगा, लड़की। लिंग परिवर्तन अगर मैं करूं तो इस लड़का का क्या हो जाएगा, लड़की। अगर मैं वचन की बात करूं, लड़का शब्द में वचन के आधार पर अगर मैं परिवर्तन लाऊं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, लड़के। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा विकारी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन लाने के 4 कारण, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर या कारक के आधार पर। तो वे शब्द आपकी क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं वह का, तो वह का क्या हो सकता है, वे। तो वह का अगर वे बन गया तो वो अपने अंदर परिवर्तन लाया, किसके आधार पर, वचन के आधार पर। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा की अगर हम बात करें तो अच्छा आप अपने अंदर परिवर्तन लाएगा तो क्या बन जाएगा, अच्छी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो या तो लिंग या तो वचन या तो काल या तो कारक, चारों में से किसी भी एक चीज से अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। अगर मैं बात करूं विकारी शब्दों के भेद की, तो विकारी शब्द के आपके 4 भेद होते हैं, और वो कौन से हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। चारों ही मेरे क्या हैं, विकारी शब्द हैं। मीन्स ये चारों ही अपने अंदर लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर परिवर्तन लाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं संज्ञा को। संज्ञा क्या होती है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो सभी को पता है। ठीक है, चलिए, यदि हम संज्ञा के भेदों की बात करें तो संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को ही 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग आपके कौन से हैं, द्रव्यवाचक एवं समूहवाचक। तो चलिए किस संज्ञा की बात करते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं उनका कोई ना कोई क्या होगा, नाम होगा, वही आपकी क्या है, संज्ञा। संज्ञा मीन्स किसी का नाम। अब वो क्या हो सकता है, वो किसी क्या हो सकता है, कोई प्राणी हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है या कोई भी भाव हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो संज्ञा के अगर एग्जाम्पल देने होंगे तो मैं क्या दूंगी, संज्ञा के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो संज्ञा के एग्जाम्पल्स अगर मुझे देने हैं, उदाहरण देने हैं, तो मैंने आपको कहा किसी प्राणी का नाम ले लीजिए। जैसे मैं अपना ही नाम ले लूं, ठीक है, तो ये भी मेरी क्या है, एक संज्ञा है, प्राणी। मैं किसी वस्तु का नाम अगर लूं, वस्तु का अगर मैं नाम लूं, पेन भी क्या है, मेरी एक वस्तु है, ये भी मेरी क्या है, एक संज्ञा है। अगर मैं किसी स्थान का नाम लूं, जैसे हम कहां से हैं, देहरादून, तो देहरादून भी आपकी क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, यदि मैं भाव का नाम लूं, भाव, काफी लोगों को भाववाचक संज्ञा में बहुत दिक्कतें आती हैं। भाव की अगर मैं नाम लूं तो भाव, ईर्ष्या, ईर्ष्या भी मेरा एक क्या है, भाव है। ठीक है, जलन, इसको आपने क्या नाम दिया है, ईर्ष्या, तो ये भी क्या है, एक नाम। भावों को भी आपने नाम दिया है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है, प्रेम, तो प्रेम भी एक क्या है, भाव है। ठीक है, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपके सामने प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव, चारों के ही मैंने क्या लिख दिए हैं, उदाहरण लिख दिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि संज्ञा क्या होती है। संसार में जितने भी ज्ञात वस्तुएं हैं जिनको एक नाम दिया गया है, वह आपकी क्या है, संज्ञा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेदों की तरफ। तो संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक एवं भाववाचक। तो बात करते हैं सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहती है, नाम से ही क्लियर है, क्या, व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है व्यक्ति,
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर व्यक्ति का अर्थ किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है, बल्कि विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का जो बोध करा दे वो आपके क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष प्राणी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे आपके, राम और सीता। ये क्या है, विशेष प्राणी है, ठीक है। विशेष वस्तु की अगर मैं बात करूं, विशेष वस्तु मीन्स कोई स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक थिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा कैमरा, लेकिन कौन सा कैमरा, पैनासोनिक का कैमरा, ठीक है। तो मैं किसकी बात करी, मैंने कोई स्पेशल चीज की बात करी, ठीक है। विशेष स्थान की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका क्या हो गया, देहरादून, शिमला, विशेष पेन की अगर, विशेष वस्तु की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा पैनासोनिक कैमरा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में ध्यान में रखनी है, और वो चीजें क्या होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या होती हैं, दृश्य होती है, मीन्स हमेशा आपको दिखाई देंगी, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप याद ध्यान में रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या होंगी, एक वचन में होंगी, मीन्स सिंगुलर होंगी। आप इनका बहुवचन रूप नहीं बना सकते। जैसे मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक उदाहरण लिया था, राम। राम मेरा क्या है, किसी विशेष प्राणी का नाम है, और वो मेरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या होंगी, दृश्य होंगी, मीन्स आप उन्हें देख सकते हैं। आप राम को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने कहा दूसरा पॉइंट कि ये सदैव क्या होंगी, एक वचन होंगी, आप इनका बहुवचन रूप नहीं बना सकते। तो क्या आप राम का बहुवचन रूप बना सकते हैं, क्या आप बोलेंगे रामे, नहीं। सीता, सीता भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दृश्य है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप इसका बहुवचन रूप बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं लूं ताजमहल, ताजमहल मैंने लिया, ताजमहल मेरी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई एक ही चीज है ना ताजमहल, बहुत सारे ताजमहल तो है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं किलों की, अगर मैं लिखूं किलो, ठीक है, फोर्ट्स जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं फोर्ट्स, अगर मैं बात करूं किलों की तो किलो मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि भारत में किले कितने हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ लाल किला की, तो भारत में लाल किला क्या है, सिर्फ एक ही है ना, लाल किला सिर्फ एक ही है ना। तो लाल किला मेरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला मेरी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दृश्य है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप इसका बहुवचन रूप बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रहों की, तो ग्रह हमारे पास कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्या ग्रह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ग्रह का तो आपने बहुवचन रूप बनाया ना, ग्रह का बहुवचन रूप क्या हो गया, ग्रहों, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, पृथ्वी मेरा एक ग्रह है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी मेरा क्या हो गया, एक वचन, सॉरी एक वचन हो गया, तो क्या हुआ, मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी एक ही है दुनिया में, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होंगी वो सदैव क्या होंगी, दृश्य होंगी, आप उन्हें देख सकते हैं, आप उनका बहुवचन रूप नहीं बना सकते, वो सदैव क्या होंगी, एक वचन होंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था ग्रहों की, ग्रह क्या है आपका, ग्रह आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि वो एक किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु का बोध ना कराकर आपको संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, और वो संपूर्ण जाति क्या है, आपकी ग्रहों की जाति, जिसमें आपका क्या आ गया, बुध आ गया, शुक्र आ गया, शनि आ गया, ठीक है। वह अगर एग्जामिनर लिखता है ग्रह, तो ग्रह आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर एग्जामिनर लिखता है पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि, तो ये आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आई होप व्यक्तिवाचक संज्ञा सबको क्लियर होगी।
व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या होंगी? दृश्य होंगी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, दृश्य से क्या मतलब है? दृश्य तो जातिवाचक संज्ञा भी होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्य नहीं होती है। आप जो ईर्ष्या, मैंने कहा ईर्ष्या एक क्या है? भाव है। क्या आप उस ईर्ष्या भाव को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर मैं बोलूं ईर्ष्या का चित्र बनाओ तो कैसा बनाओगे? नहीं बना सकते। मैं बोलूं ग्रहों का चित्र बनाओ, पृथ्वी का चित्र बनाओ तो आप बना लोगे। मैं कहूं अनार का चित्र बनाओ तो आप बना लोगे। लेकिन वहीं अगर मैं कहूं प्रेम का चित्र बनाओ तो आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि प्रेम क्या है? भाव है, अदृश्य है, आप उसका कोई फिगर नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? सदैव दृश्य होंगी। और क्या होंगी? सदैव एक वचन में होंगी। आप उनका बहुवचन रूप नहीं बना सकते। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हुए आगे का सेशन जो है वो मैं आपके सामने कल लेके आऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगी, मंडे, आने वाला जो मंडे है सोमवार 12 दिसंबर को हमारा कनिष्ठ सहायक का एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे से। ठीक है, इसमें आपको पूरा कोर्स जो है वो ओनली ₹499 में प्रोवाइड किया जाएगा। पढ़ाने के माध्यम आपके पास दोनों रहेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से प्रोविडेंस कोचिंग की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कनिष्ठ सहायक के बैच को कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन एनरोल करना चाहते हैं वो हमारे हेड ऑफिस करणपुर देहरादून में आके विजिट कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9410540264 पर संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।